तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है श्री रेणुका शुगर। आप इसका चार्ट देख ही पा रहे हैं। इसमें इन दिनों काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक काफी महीनों से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज इस सपोर्ट पर ही यहाँ से इसने पुल बैक लिया है और अच्छी बात है कि इस पुल बैक के साथ ही यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला है और इसी के साथ इसमें बम्पर तेजी भी देखने को मिली है। तो यहाँ से हो सकता है ये एक नई तेजी दिखाना शुरू कर दे। तो वो समझने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है श्री रेणुका शुगर्स। 49 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और इंट्राडे में लगभग 11.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। मार्केट कैप इसका 10,498 करोड़ का है। आरओसी की वैल्यू 10% और पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 36 रुपए का लो था और 57 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दो, 1995 में इस कंपनी का गठन हुआ। ये कंपनी शुगर, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल एंड जनरेशन ऑफ सेल पावर में काम करती है। इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो इस शुगर सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका ईआईडी पैरी हुआ, श्री रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बजाज हिंदुस्तान शुगर, डालमिया भारत और बन्नारी अम्मान शुगर जैसी कंपनियां हैं, जिसमें से कुछ की वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 1320 करोड़ का रहा, मार्च 2022 में 2173 करोड़, मार्च 2023 में 2328 करोड़ और मार्च 2024 में 3466 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में लॉस था इनको, मार्च 2022 में 159 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2023 में 45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और मार्च 2024 में इनको फिर से 111 करोड़ का लॉस देखने को मिला। साथ ही इनके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है मार्च 2013 में 10,358 करोड़ का था, मार्च 2017 में 11,844 करोड़, मार्च 2021 में 5,645 करोड़ और मार्च 2024 में वापस से 11,319 करोड़ हुआ। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में माइनस का 374 करोड़ का लॉस था, मार्च 2017 में माइनस के 1152 करोड़ का लॉस, मार्च 2021 में माइनस के 117 करोड़ का लॉस और मार्च 2024 में माइनस के 627 करोड़ का लॉस। तो फंडामेंटली तो ये कंपनी मुझे कुछ खास रास नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी इसकी पूरी एनालिसिस देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि इसमें क्या करना है। इसके CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने सिर्फ और सिर्फ 6% से रिटर्न दिया है, 5 सालों में 39% की रेट से, 3 सालों में 25% की रेट से और पिछले एक साल में 14% का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो इसमें काफी उथल पुथल मची रहती है, तो इन्वेस्टिंग के लिहाज से इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं। बाकी अगर इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 8,477 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 9,875 करोड़, मार्च 2021 में 4,447 करोड़ और मार्च 2024 में 5,794 करोड़ का लोन है। साथ में टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 15,610 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 12,592 करोड़, मार्च 2021 में 6,907 करोड़ और मार्च 2024 में 10,171 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में जो लोन है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर एक डेप्ट का भी काफी बड़ा मामला है, तो इस पर भी आप फोकस करके चलिएगा। बाकी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 62.48% थी, मार्च 2024 में 62.48% ही है, यानी कि सेम है। FIIs की बात करें तो 1.84% से बढ़कर 3.336 हो गए। DIIs की बात करें तो 12.34% से घटकर 10.08% एंड पब्लिक की होल्डिंग 23.34% से बढ़कर 24% हो चुकी है। तो ओवरऑल देखें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 62% से ज्यादा है, तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। श्री रेणुका के अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 5 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वैसे कोई खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम हो। अदर इनकम इनकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी आ रही है। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो ठीक ठाक है, ओवरबॉट या ओवरसेल नहीं है। डेप्रिसिएशन की इफेक्ट की बात करें तो प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है कि कंपनी के इन्वेस्टर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ता जा रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। हिस्टोरिक वैल्यूएशन पिछले 3 सालों से सुधर रही है। सेल्स ग्रोथ भी अब अच्छी रफ्तार पकड़ रही है और इनका जो ROCE का स्ट्रेंथ है वो अब लगातार मजबूत होता जा रहा है, लेकिन इनका जो डेप्ट है वो एक मेजर कंसर्न का विषय है और ROE भी पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ रहा है और शेयर प्राइस भी उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा है। बाकी अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 24% का इसके पास मार्केट शेयर है ब्रांडेड शुगर मधुर में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है शुगर रिफाइनरी मोर देन 65%, शुगर मोर देन 19%, को जनरेशन 5.2% एंड इथेनॉल 5%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया में इनका 32% का बिजनेस होता है और बाकी का ये एक्सपोर्ट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो शुगर रिफाइनरी मोर देन 70%, को जनरेशन से 19% का प्रॉफिट आ रहा है, डिस्टिलरी से 6.9 का एंड ट्रेडिंग से 2.7% का।
कैपेक्स की बात करें तो डिस्टिलरी मोर देन 52%, को जनरेशन 20%, शुगर रिफाइनरी मोर देन 13%, शुगर 12.8% एंड 0.3% इंजीनियरिंग। इसके रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ शुगर हो गया मोर देन 68%, शुगर केन 27.9% एंड कोल एंड बैगेजेस 1.3%। एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया में इनका 98% से ज्यादा का एसेट है। इनके एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो शुगर रिफाइनरी मोर देन 45%, शुगर बिजनेस में इनका 26.4% का एसेट है, डिस्टिलरी 11.4%, को जनरेशन मोर देन 10% एंड 5% अदर्स। तो दोस्तों हम इसके चार्ट की बात करें तो हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। तो इसमें अब वापस से एक अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है। तो इसके साथ ही अगर ये ऊपर बढ़ता है तो सबसे पहला टारगेट है वो जो 56 रुपए का आएगा, उसके बाद 65 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद यहाँ से भी अगर ये प्राइस एक्शन बनाता है तो जल्दी ये 80 रुपए के आसपास ट्रेड करता नजर आ सकता है। तो दोस्तों इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। बाकी वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।